नमस्कार प्रिय बंधुओं, पीसी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की आज की क्लास का अपना शीर्षक रहेगा व्यंजन। क्या रहेगा दोस्तों? व्यंजन वर्ण। कल की क्लास में अपन ने स्वर वर्ण है वो पूरे कर लिए थे और आज व्यंजन से अपने शुरुआत करते हैं। इनसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण से। व्यंजन व्यंजन शब्द है दोस्तों वी प्लस अंजन के योग से बना है। किससे बना है? वी प्लस अंजन के योग से बना है दोस्तों। ये सब वी प्लस अंजन, यण संधि है दोस्तों। इसमें कौन सी संधि है? यण। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि सीधा अपन परिभाषा के ऊपर ही चले। कई बार अगला शीर्षक से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो व्यंजन शब्द है, इसका जो संधि होगी, विच्छेद होगा, वो वी प्लस अंजन होगा दोस्तों। वी प्लस अंजन क्या होगा दोस्तों? वी प्लस अंजन होगा और इसमें यण संधि होगी। और विस्तार से मैं आपको यण संधि पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा कि वी प्लस अंजन बना कैसे ये तब पढ़ेंगे अपन। अब दोस्तों अपन चलते हैं परिभाषा। अब क्या चलते हैं दोस्तों? परिभाषा व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन की परिभाषा। तो परिभाषा दोस्तों यह है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु हमारे मुख के अवयवों से बाधित होकर बाहर निकलती है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु मुख के उच्चारण अवयवों मुख के उच्चारण अवयवों से बाधित होकर बाहर निकले व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु मुख के उच्चारण अवयव से बाधित होकर, बाधित का अर्थ होगा दोस्तों संघर्ष या रुकावट। श्वास वायु है, मुख्य अवयव कौन से? कंठ है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, मुर्दा है। तो इनको स्पर्श करती है, रुकती है और वायु को रुकावट उत्पन्न होती है, बाहर निकलने में बाधित हो जाती है वायु और घर्षण होता है। कई वायु जीव के साथ वायु का घर्षण होता है, तो उसके बाद वायु है वो मुख से बाहर निकलती है दोस्तों। तो इन्हें व्यंजन कहेंगे दोस्तों। तो क्या दोस्तों, स्वर की जब मैंने परिभाषा बताई थी ना, वहां क्या बताई थी कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाए, बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाए। यहां क्या है? उसकी उल्टी है। यहां रुकावट पैदा होगी, घर्षण होगा, बाधित होगा, वायु का मार्ग है वो बाधित हो जाएगा। हवा को बाहर निकलने के लिए कभी तो कंठों को से स्पर्श करेगी, कभी तालु से टकराएगी, कभी होठों के टकराएगी, कभी दांतों को स्पर्श करेगी और उसके बाद में वो बाहर निकलेगी। तो संघर्ष या रुकावट के बाद हवा मुख से बाहर
निकलेगी तो उन्हें व्यंजन कहेंगे दोस्तों। सभी व्यंजन है वो एस स्वर के सहयोग से बोले जाते हैं। सभी व्यंजनों का उच्चारण, सभी व्यंजनों का उच्चारण एस स्वर के सहयोग से होता है। एस स्वर के स्वर के सहयोग से होता है दोस्तों। स्वर होते हैं ना वो तो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें एस स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अपन क बोलेंगे क, तो एस स्वर का उच्चारण होगा इसमें लास्ट में क, तो अपन बोलते हैं ना क, तो लास्ट में देखो एस स्वर निकलता है अपने, एस स्वर। ख बोल लो, ख ख, तो लास्ट में एस स्वर की ध्वनि निकलती है। तो व्यंजन होते हैं वो दोस्तों हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है दोस्तों। आई बात समझ में। सबसे पहले जो क्लास थी अपनी वर्ण विचार की, उसमें बताया था कि हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर स्वर को लेकर के अपन चर्चा की थी, तब मैंने बताया था कि कुल स्वर 11 होते हैं। अब व्यंजनों की चर्चा करें तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है दोस्तों। तो 11 और 33 कितने हो गए? 44। तो शुरू में बताया था कि हिंदी में कुल 44 वर्ण होते हैं, तो ये 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलकर के 44 होते हैं। अब व्यंजन 33 होते हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, 3 भागों में बांटा जाता है। तो देखो दोस्तों कौन कौन से 3 भाग। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको परिभाषा के बारे में परीक्षा में कम पूछते हैं, संख्या पूछ लेते हैं या उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं स्वर और व्यंजनों का। तो आपको पता है कि व्यंजन 33 होते हैं और कितने भागों में बांटा गया? इनको 3 भागों में बांटा गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। अब वो कौन कौन से 3 भाग दोस्तों? देखो पहला भाग है वह स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन पहला क्या भाग है? स्पर्श व्यंजन दोस्तों। परिभाषा सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओठों और
ओठों के स्पर्श से होता है, ओठों के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठों के स्पर्श से होता है, मतलब श्वास वायु कभी तो कंठों को स्पर्श करके मुख से बाहर निकले भी, कभी दांतों को स्पर्श करेगी, कभी मूर्धा को स्पर्श करेगी, कभी होठों को स्पर्श करेगी और कभी तालु को स्पर्श करेगी, फिर मुख से बाहर निकलेगी। तो इन्हें स्पर्श इसलिए नाम कहा गया कि स्पर्श व्यंजन, मतलब श्वास वायु अपने मुख्य अवयवों को स्पर्श करके बाहर निकलेगी, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है दोस्तों। इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। 25 होती है। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम दोस्तों है वर्गीय व्यंजन, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसलिए इन्हें दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे बात समझने, इनकी संख्या 25 होती। कै से लेकर मै तक, कै से लेकर के मै तक जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आएंगे और इनकी संख्या 25 होगी, क्योंकि प्रत्येक लाइन में 5 व्यंजन होते हैं और 5 लाइनें होंगी, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो चलो दोस्तों, इनकी उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे, तब आपके अच्छी तरह समझ में आएगा उदाहरणों के द्वारा। उदाहरण देखो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कैवरक। कैवरक, कै के अंदर कौन कौन से आते हैं? कै, ख, ग, घ और नंग। नंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये अपन क्या छोटी क्लास में गलती से इसके नीचे अनुस्वार लगाते हैं अपन, जिसे नुक्ता कहते हैं, नुक्ता, ठीक है ना, नुक्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये नीचे नहीं लग करके क्या लगेगा? साइड में लगेगा, इसके बराबर में दोस्तों। और इसका उच्चारण क्या होगा दोस्तों? नंग से होगा, नंग। ये इसका उच्चारण नंग, न। अपन इसका उच्चारण जो टे वाली लाइन में आता है ना, डे, टे ठे डे, वो समझ बैठते हैं अपन इसको। ये वो नहीं है हकीकत में, छोटी क्लासों में अपन ने गलत पढ़ाया, लेकिन अब आप अपनी गलती को सुधार सकते हो और आने वाली जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आप ध्यान रखना इस बात का कि इसके जो नुक्ता है वो बराबर में लगेगा, नीचे नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। और इसे नंग के नाम से जाना जाता है। तो कैवरक ने मतलब कै के पांचों, प्रत्येक जो लाइन है उसका जो पहला व्यंजन है ना, उसी के नाम से जाने जाएंगे ये कैवरक। मैं आपको कहूंगा कैवरक का तीसरा वर्ण, तो आप बताओगे कैवरक का तीसरा वर्ण क्या होता है। मैं आपको कहूंगी कैवरक का पहला वर्ण, तो आप बताओ कि कैवरक का पहला वर्ण क्या होता है। मैं आपको पूछूंगी कैवरक का 5वां वर्ण, तो आप उत्तर दोगे कि कैवरक का 5वां वर्ण नंग होता है, ठीक है। अब बात आती है चैवरक। चैवरक, चैवरक में चै के पांचों दोस्तों, चै, छ, जय, झ और ये, ठीक है दोस्तों।
इसको अंग्रेजी में अगर अपन करें ना नंग का, तो इसका करें ऐसे करते हैं ANGA, ऐसे भी ध्यान रख लो आप, ANGA, ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी कमजोर है, तो वह विद्यार्थी इससे इसका उच्चारण कर सकते हैं। च वर्ग में च के पांचों आगे च छ च छ, ये फिर आता है दोस्तों ट वर्ग, ट वर्ग। आपको ये वर्ग भी ध्यान रखने, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, क वर्ग तो लिख देते हैं, फिर च की जगह ट वर्ग शुरुआत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क के बाद में च वर्ग आता है, बाद में ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा, फिर आएगा प वर्ग। तो ट में भी जो वर्ण होते हैं उनका भी क्रम होता है निश्चित। कई विद्यार्थी ठ को पहले लिख देते हैं, ड को बाद में लिख देते हैं। तो देखो ट, पहला वर्ण क्या ट वर्ग का, ट, दूसरा ठ, तीसरा ड, चौथा ढ और पांचवा अण। अब इनमें दो और अलग से आएंगे दोस्तों, दो अलग से आते हैं, वो कौन से हैं, एक ये और ये नीचे नुक्ता वाले, ये नीचे नुक्ता वाले हैं जिन्हें उपक्षिप्त के नाम से जाना जाएगा। आगे पढ़ेंगे ना तो उपक्षिप्त या ताड़नजात भी कहते हैं इन्हें। तो इनका प्रयोग इस ढ का प्रयोग तो इसके बाद में होता है, और इस नुक्ता वाले का इसके बाद में होगा, इनसे पहले नहीं हो सकता। और इसे क्या क्या नाम से पुकारते हैं अपन हिंदी में, अड नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको अड। ये होता है ना, ये है वो सड़क के नीचे जो आता है ना, सड़क अड़, जो अपन ये मान करके चलते हैं सड़क, जैसे सड़क शब्द है तो अपन क्या मानते हैं इसको, इस अड को ये अड नंग मान करके लिखते हैं, जबकि ये नंग है वो नहीं है, ये है दोस्तों ये ट वाली लाइन का ड, ट वाली लाइन का ये ड नीचे नुक्ता वाला ये है वो, और इसको अड के नाम से उच्चारित करेंगे। क्या नाम करेंगे, अड। और ये जो नंग है ना वो बोलते हैं मतलब वांग में शब्द होता है, वाक प्लस मय, इसमें काम में आता है ये नंग किस में आता है, इसमें वांग में शब्द होता है, इसमें इसका प्रयोग करेंगे वांग में, ठीक है, इस नंग का प्रयोग। और जो ये है नीचे नुक्ता वाला अड, इसका सड़क वाले शब्द में प्रयोग करेंगे, सड़क वाले अड में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। अब क्या चेट है, अब तयवर्ग, तयवर्ग में दोस्तों तय, फिर आता है थ, द, ध और न, त, थ, द, ध और न। फिर आता है प वर्ग और अंतिम वर्ग है स्पर्श व्यंजनों का, इसमें आएगा प। फिर नंबर 2 पर आता है फ, फिर नंबर 3 पर आता है ब, और नंबर 4 पर आता है भ, और नंबर 5 पर आता है दोस्तों मैं। तो ये हो गया कैसे लेकर मैं तक। आप ऐसे याद रखो स्पर्श व्यंजनों को, कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं, कैसे लेकर के मैं तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं। अब दोस्तों ये 5 वर्ग है, 1 2 3 4 5 वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक वर्ग में कितने 5 वर्ण है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुल संख्या 25 होती है। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा वहां 25। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रत्येक जो लाइन है उसका जो प्रथम वर्ण है उसके नाम से उसको उच्चारित करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि तय वर्ग का तीसरा वर्ण, तय वर्ग का तीसरा वर्ण, तो आपका उत्तर होगा तय। मैं आपको बोलूं प वर्ग का 5वां वर्ण, तो आपका उत्तर होगा मैं, प वर्ग का 5वां वर्ण। तो वर्ग के नाम से जाने जाएंगे ये दोस्तों। आई बात समझ में आपको। स्पर्श व्यंजन मतलब इनका उच्चारण करने पर
श्वास वायु है वो जो मुख्य जो अवयव हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इनको स्पर्श करने के बाद मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी कुल संख्या 25 होती है और इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंत मानी अंदर, इस्त मानी स्थित, अंदर स्थित। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, फिर इनके उदाहरण के बारे में। क्या चर्चा करेंगे? सबसे पहले परिभाषा के बारे में। जिन वे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ, तालु, दंत, मूर्धा के स्पर्श से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। स्पर्श तो होता है इसमें मामूली सा, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता। जिस प्रकार स्पर्श व्यंजन थे ना कैसे लेकर में वहां तो पूर्ण स्पर्श होता था, वहां क्या होता था? पूर्ण स्पर्श होता था, लेकिन यहां पर स्पर्श हमें मामूली सा अनुभव होगा। इनका उच्चारण करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? मामूली सा उच्चारण होगा। परिभाषा, जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत के स्पर्श से होता है, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, परंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, पूर्ण स्पर्श नहीं होता, पूर्ण स्पर्श नहीं होता। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उदाहरण कैसे याद रखोगे? उदाहरण, मैं के बाद में जो लाइन आती है ना, पै वाली जो लाइन, पै वर्ग है, उसके बाद में जो लाइन आती है ये रे लव है, वो इसके उदाहरण होंगे दोस्तों। तो पै वर्ग तक तो मैंने लिख दिया 25। अब जो आगे की लाइन आएगी पै वर्ग के बाद में आएगी ये रे लव है, ये इसके उदाहरण है दोस्तों। ये रे, ले और वे, ये 4, ये इसके उदाहरण है दोस्तों, ये इनके उदाहरण है। और नोट लगा करके एक विशेष बात भी लिखवा रहा हूं मैं दोस्तों, ये है कि इनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है, स्वरों की तरह होता है,
और न ही और न व्यंजनों की तरह, और न व्यंजनों की तरह है, व्यंजनों की तरह है। इसलिए इन्हें अर्धस्वर, इसलिए इन्हें अर्धस्वर, इसलिए इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना, के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। विशेष तौर से ये और वह को, विशेष तौर से किसको, ये और वह। विशेष रूप से ये और वह को जानेंगे दोस्तों अपन, ये और वह, ये अर्धस्वर की श्रेणी में आएंगे, ये और वह। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर श्वास वायु स्पर्श तो करती है मुख्य अवयवों को, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। य, र, ल और व, ये इसके उदाहरण, ये, र, ल और व, ये चार होते हैं। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि इनका उच्चारण न तो स्वरों की तरह होता है और न व्यंजनों की तरह होता है दोस्तों, इसलिए इन्हें अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। और विशेष तौर पर ये और वह को, ये और वह को, पहले और चौथे को, पहले और चौथे को है अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाएगा। अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों अपना, वो है दोस्तों ऊष्म व्यंजन नंबर 3। ऊष्म व्यंजन क्या है दोस्तों? ऊष्म व्यंजन। जो अब अगला जो अपना टॉपिक है वह है दोस्तों ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु घर्षण के बाद मुख से बाहर निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, ऊष्म का क्या अर्थ होता है? गर्म होता है दोस्तों। तो वायु घर्षण करेगी तो वायु गर्म हो जाएगी, वायु गर्म होगी और गर्म होने के बाद बाहर निकलेगी। तो परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर वायु घर्षण के बाद गर्म होकर मुख से बाहर निकले, वायु घर्षण के बाद गर्म होकर मुख से बाहर निकले ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, तो मतलब वायु घर्षण करेगी, रगड़ के बाद मुख से बाहर निकलेगी। घर्षण या रगड़ होने के बाद गर्म हो जाएगी वायु और फिर वो मुख से बाहर निकलेगी। तो परिभाषा क्या दोस्तों? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु घर्षण के बाद गर्म होकर के मुख से बाहर निकलेगी। तो मतलब वायु का जो स्पर्श है ना,
वो काफी देर तक रहेगा जीवा के, वायु जीवा के साथ काफी देर तक घर्षण करेगी, और जब घर्षण करेगी तो वो गर्म हो जाएगी और फिर बाहर निकलती है, तो गर्म हो गई, इसका मतलब उष्म कहते हैं। उष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म। उदाहरण देखो, उदाहरण अब देखो दोस्तों, अपन ने क्या लिख दिया? स्पर्श व्यंजन में कैसे लेकर मैं तक के उदाहरण लिख दिए, फिर अंतस्थ व्यंजन में ये लवे लिख दिए। अब जो ये लवे के बाद में जो लाइन आएगी ना, श है, इन्हें उष्म व्यंजन के नाम से जाना जाएगा। इन्हें क्या नाम जाएगा? उष्म व्यंजन, श। अब कई विद्यार्थियों को तो कंफ्यूज होता है कि अब इसके बाद में कौन सा आता है, मूर्धन्य से आता है या दंते से आता है। ठीक है, तीनों से को नाम होते हैं दोस्तों इनके, मैं बताऊंगा आपको कि तीनों से के अलग अलग नाम है और इनका उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। तो ये पहला तालव्य से, फिर दूसरा मूर्धन्य से, तीसरा दंते से और चौथा है। ये इनके 4 उदाहरण हैं दोस्तों, 4 उदाहरण हैं। स्पर्श व्यंजन 25 थे, फिर अंतस्थ व्यंजन कितने थे? 4, 25 और 4 29। उष्म व्यंजन कितने हैं? 4, तो 29 और 4 33। और मैंने शुरुआत में क्या बताया था आपको कि व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। तो ठीक है, आपको बता दिया मैंने जोड़ के कि 33 कैसे हुई। आई बात समझ में आपको दोस्तों? तो दोस्तों जो ये जो सेन है इसको क्या बोलते हैं? तालव्य। तालव्य ये मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है, और ये दंते। क्यों कहा गया इनको? क्योंकि इसका उच्चारण करेंगे तो जीवा तालु को स्पर्श करेगी। किसी नाम से बोलो, जैसे जिस शब्द में पहला अक्षर श से शुरुआत हो, तो अपन बोलो शिव, शिव बोलो। आप शिव शब्द को 3 बार बोलो तो आपको पता लग जाएगा। कैसे? शिव। शिव बोलने के बाद में थोड़ा रुक करके वह बोलो, तो शिव के शी के बाद में आपको ध्यान करो कि जीवा कहां स्पर्श कर रही है, तो बोलेंगे अपन शिव 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 शिव। तो तालु है ना, जो मुख में सबसे ऊपर का स्थान, जो कठोर स्थान होता है, वहां जीवा स्पर्श कर रही है, शिव शिव। शंकर शब्द का उच्चारण कर लो आप, शंकर शंकर शंकर। तो देखो स्पर्श जीवा है वो ऊपर तालु को स्पर्श कर रही है, और जीवा के सारे से हवा चलती है, तो जहां जीवा स्पर्श करेगी तालु को, तो वहां वही वो हवा टकराएगी और फिर मुख से बाहर निकलेगी वह। तो शंकर शंकर शंकर। तो दोस्तों स का इस पहला जो स है उसको तालव्य स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो स है उसको मूर्धन्य स। मुर्दा, मुर्दा कहाँ होते हैं? जो ऊपर के दांत होते हैं ना, ऊपर के दांत, उसके थोड़े ऊपर जो मसूड़े होते हैं, इसके मसूड़ों से जुड़े हुए होते हैं ऊपर के दांत, और मसूड़ों से थोड़ा ऊपर का स्थान मुर्दा कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? मुर्दा। हाँ, कंठ तालुव्य। तालु दोस्तों, तालु 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 सबसे ऊपर का स्थान नहीं, तालु होता है ऊपर के दांतों का थोड़ा ऊपर का स्थान, तालु होगा। फिर होगा श, षटकोण षटकोण षट। मूर्धा, मूर्धा होता है कठोर स्थान, तालु ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर का स्थान होता है दोस्तों। तो मूर्धा क्या होता है? सबसे कठोर। तो अब देखो, आप बोलो षटकोण शब्द, षटकोण षटकोण षट। तो श बोलने के बाद जीवा देखो ऊपर ऊपर जाकर के स्पर्श करेगी मूर्धा को, षटकोण षट। टैब बोलने से पहले दो तो ये मूर्धन्य। और शंकर शब्द का उच्चारण करेंगे, शंकर शंकर शंकर। तो वो तालु है ना, जो ऊपर के दांतों के थोड़ा सा ऊपर का भाग, वो है तालु, और तालु के ऊपर का जो भाग होगा वो होगा दोस्तों मूर्धा। वो क्या होगा? मूर्धा। फिर बात आएगी तो तीसरा स, उसको दंते स के नाम से संजित किया, दंते स। अब इसका उच्चारण करेंगे तो ऊपर के जो दांत है ना, ऊपर के दांत, उसमें अंदर की तरफ जीभ का स्पर्श होगा। जैसे अपन बोलते हैं कि संतरा, संतरा शब्द बोला आप, तो संतरा संतरा। तो देखो संतरा शब्द बोलते हैं तो जीभ है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करेगी, संतरा संतरा
संतोष शब्द बोलो आप, संतोष, संतोष, संतोष। तो आराम से आपको स्पर्श का अनुभव होता है कि जीवा का जो आगे का जो भाग है ना, वो ऊपर के दांतों को अंदर की तरफ से स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका नाम दंतेश हो गया। और ये चौथा है स्वर। तो दोस्तों व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। कैसे लेकर के मैं तक होते हैं और इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आई दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। तो ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। य, र, ल, व। दोस्तों इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु है उसका स्पर्श तो होता है, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता मुख्य अवयवों के। इस कारण इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि न तो ये पूर्ण रूप से स्वरों में गिने जाते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजनों में गिने जाते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम अर्ध स्वर भी है। और विशेष तौर से ये और वह ना वो अर्ध स्वर है, और ये रे लव है ना वो अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है। ये रे लव किसके? अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण है दोस्तों।